एक ऐसे मुल्क में जहां पर बेरोजगारी 21 साल की बुलंद तरीन सतह पे हो और हमारे वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब कहें कि यह बेरोजगारी IMF की वजह से है। एक ऐसे मुल्क में जहां पर गुर्बत के दो कहते ना कि गुर्बत की लकीर के नीचे आधी आबादी हो, 12-13 करोड़ दो वक्त की रोटी से महरूम हो। एक ऐसे मुल्क में जहां पर बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हो, उसी मुल्क के अंदर IMF की नई 23 शराइत अब मान ली गई हैं और उस पर अमल दरामद किया जाएगा। उन शराइत के मुताबिक अब पावर सेक्टर में कोई सब्सिडी नहीं होगी, RLNG के नए मंसूबे नहीं होंगे, SIFC कोई मुराद नहीं देगा, सारे प्रोविंसेस यकसा सेल्स टैक्स जमा करेंगे, फर्टिलाइजर पे, पेस्टिसाइड पे टैक्स बढ़ेगा। अंदाजा कीजिए पहले अशया खुरोश की कीमतें कहां पहुंची हुई हैं। शुगर को फ्री मार्केट दी जाएगी, उसके अंदर मनूवरिंग नहीं होगी। शुगर के बारे में IMF की रिपोर्ट में भी था, बहुत दफा कह चुके हैं, कितने शुगर स्कैंडल्स हम बचपन से देख चुके हैं। डॉलर को फ्री किया जाएगा, पहले डॉलर ऊपर नीचे होता था, अब डॉलर मुंजमद हो गया है, तो IMF ने यह भी कहा डॉलर को फ्री कीजिए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नए मत शुरू कीजिएगा जब तक पुराने 2500 अरब के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ना कर लें। ये सारी शराइत सुनने के बाद ये तो बस कुछ है, और भी हैं बहुत सारी। क्या इंपैक्ट आएगा हमारे ऊपर, यकीनन सोचने की जरूरत है। और IMF की कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट ने यह कहा था कि जून 2026 तक महंगाई बढ़ेगी और बढ़ेगी। इमेजिन। गुफ्तगू का आगाज में कहा इस दफा अरशद वोरा साहब आपसे ही, IMF की ये नई शर्तें बता रही हैं कि आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल होगा। आप क्या कहते हैं हुजूर? देखें, जो हमने 3 साल पहले प्रोग्राम दिया है, 2 साल पहले जो प्रोग्राम दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, और उस प्रोग्राम में पिछले साल भी फेलियर रहा है और इस साल भी फेलियर नजर आ रहा है। तकरीबन 1 ट्रिलियन के जो है वो आपके जो रेवेन्यू कलेक्ट होना है वो 1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल है, और इस साल भी तकरीबन यही नजर आ रहा है, शायद इससे ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जिस तरीके से प्लान कर रही है, कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ है उसमें। और फिर जब बात होती है, आप देखें, हमने हमेशा क्या किया, हमने हमेशा इंडस्ट्री जो है, हमने ये समझाया कि इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हमारी जो है 5%, 4%, 6%, टेक्सटाइल और बेसिक इकोनॉमी 65% आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो टेक्सटाइल्स है। अब आपके वो जो 100 यूनिट्स हैं वो बेहतर चल रहे हैं, या 50 यूनिट्स बेहतर चल रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी 5-7% एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, तो आप ये समझते हो कि आपने तीर मार लिया। आपको यही नहीं पता कि यही आपका पिछले 50 साल से जो है ब्लंडर है कि आप उन 100 मिलों को चलाने की बात करते हो, और जो 750 मिलें पूरे पाकिस्तान में एवरेज हैं, छोटी मिलें हैं, दरमियानी मिलें हैं, वो कभी 3 महीने चलती है, 2 महीने बंद होती है, कभी जो है वो मिल बिक जाती है, कोई दूसरा खरीद के चलाने की कोशिश करता है। आपने उन 750 मिलों को आज तक चलाने की कोशिश नहीं की। आप सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करते हो वो 100 और सिलेक्टेड टेक्सटाइल मिल्स पे। तो इसी वजह से आपकी इकोनॉमी, आप वैल्यू एडिड कहते हो कि हम वैल्यू एडिड कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग द वैल्यू एडिशन। आप जो है $1 का कन्वर्जन $60 पे कर रहे हो। आप तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्या आप जो है, आपको पता है इंडिया का, बांग्लादेश का पर केजी कन्वर्जन रेट क्या है? इंडिया का और इसका जो कन्वर्जन रेट है, वो कन्वर्जन रेट तकरीबन $25 पर केजी कॉटन है, हमारा $60 पे हम अटके हुए हैं। तो हम कंपैरेटिव ही नहीं है। हमारे लोगों को यही नहीं पता है कि व्हाट इज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इज फैशन गारमेंट्स, वैल्यू एडिशन इज आपके गारमेंट इंडस्ट्री। आपका जो पाकिस्तान का मेजर एक्सपोर्ट है वो है बेडशीट्स, अपहोस्ट्री, टॉवल, अब जाके जो है डेनिम आया, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है। निटवेयर्स के गारमेंट्स अब आए हैं, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। हम जो है, जो असल डायरेक्शन में हमें जाना है, हम उस डायरेक्शन में जाने के बजाय हम उन मिलों को 750-800 मिलें जितनी भी है छोटी इंडस्ट्री को, उसको बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमें डाइवर्सिफिकेशन पे जाना है। ओके, डाइवर्सिफिकेशन पे पिछले 10 साल से मैं सुन रहा हूँ कि हम डाइवर्सिफिकेशन पे जाएंगे, IT में जाएंगे, AI में जाएंगे। आप 1 बिलियन से 2 बिलियन कर लोगे। अभी तक तो आपने बहुत तीर माला, 5 बिलियन कर लोगे, जो कि नजर नहीं आ रहा अगले कई सालों में। तो भाई, जिससे आप 12 बिलियन 16 बिलियन कमा रहे हो, उसको $30 बिलियन करने की कोशिश करें ना, तब जाके कहीं इकोनॉमी सुधरेगी। और जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, ये आपका टैक्स कलेक्शन और ये सारे फिगर जो है ना आपके मिसमैच होते रहेंगे, कभी मैच नहीं हो पाएंगे। महमूद मौलवी साहब, आपकी नजर में IMF की 23 नई शराइत के क्या असरात मुरत्तब होंगे? देखिए, IMF की जो नई शराइत है, इसमें कोई अजूबी बात नहीं है। देखिए, वो जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं। और इसमें कहाँ का बात है कि अगर जो टैक्सेस को जो है लोग देखें टैक्सेस दे नहीं रहे हैं,
आप देखें कितने आबादी हमारी कितनी है, 25 करोड़ की आबादी है, और आप देखें टैक्स देने वाले कितने हैं। आप ये भी तो देखें ना, अगर जो है टैक्सेस, सर वो लोग टैक्स इसलिए नहीं देते हैं कि हमारे मुल्क में चोरी करने वाले भी बहुत हैं। आईएमएफ ने बताया था 5,300 अरब जो रिकवर हुआ था, वो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, जब तक जो है अगर वाकई में इस मुल्क को तरक्की के राह पे ले जाना है और पूरा चेंज करना है, तो ना हम डिक्टेटरशिप चला रहे हैं सही, ना हम जिसको बोलते हैं जमहूरियत सही चला रहे हैं, ठीक है ना। या हम जमहूरियत चला लें सही मानों में, या हम डिक्टेटरशिप सही मानों में चला लें, तो ये मुल्क इस बहरान से भी निकल जाएगा। और जो है मैं कह रहा ना हमें आईएमएफ की जरूरत पड़ेगी ना किसी की। हम एक चीज तो करें ना, देखे ना हमारे साथ के मुल्क थे ना, दुबई तो मैंने तो आंखों के सामने बनते हुए देखा है ना। उसकी वजह क्या है? वहां जमहूरियत नहीं है। सऊदी अरेबिया में जमहूरियत नहीं है, इस्लाम में जमहूरियत नहीं है। कहाँ है इस्लाम में जमहूरियत? जब इस्लाम में नहीं है तो फिर देखें, मेरा कहना है इधर डिक्टेटरशिप कर लें या जो है जमहूरियत कर लें। आप दोनों चीजों को ब्लेंड करके चलाने की जब कोशिश करते हैं तो चीजों का यही हाल होता है। एक और जरूरी सवाल आप ही से करना चाह रहा हूं मौलवी साहब। हम जानते हैं मुस्लिम लीग नून की तोपों का रुख जनरल फैज से जनरल कमर की तरफ मुड़ गया है। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान चल रहा है, जेर गर्दिश है, लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो असल में चाहते थे कमर जावेद बाजवा साहब कि आसिम मुनीर की तैनाती पलटने की कोशिश करें। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, और ये नवाज शरीफ की पुरानी ख्वाहिश थी कि 3 लोग का एहतसाब हो, फैज हमीद, कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार। डू यू थिंक ये ख्वाहिश पूरी होगी नवाज शरीफ की? सर देखिए, तवारीख को देखते हुए तो मैं नहीं देखता हूं कि आर्मी चीफ के ऊपर ये होगा। तारीख को देखते हुए अगर कोई नई तारीख बनानी हो तो फिर पाकिस्तान में बहुत सारी नई तारीखें बन रही हैं हुजूर। देखिए, अगर नई तारीख बनेगी तो फिर तो बहुत कुछ होंगे। जैसे मैंने कहा ना, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी बनेंगे और कनाल्स भी बनेंगे। देखिए, फिर बहुत सारी चीजें बनेगी। फिर इसका मतलब ये है कि देयर वुड बी, मतलब कोई रियायत किसी के साथ फिर नहीं होगी। आप कह रहे हैं बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। मैं समझ गया सर। बिल्कुल, बात निकलेगी तो बहुत दूर। अरशद वोरा साहब, क्या मियां नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश पूरी होगी जिसकी तर्जुमानी ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं? लेकिन ये फैसला भी नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश, देखें ख्वाहिशें उनकी कुछ भी हो, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश पर नहीं हुआ। और चीजें जो हैं वो जैसा भी आपने खुद कहा कि चेंज हो रही हैं, और ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन है। अब यहाँ पर अगर जरूरत पड़ेगी, ये तो आर्मी कोर्ट से फैसला करना है ना कि उन्होंने किस पे केस चलाना है, किस पे केस नहीं चलाना। ये किसी की जाती ख्वाहिशात पर डिपेंड नहीं करता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द आर्मी इफ दे फील। और मैं नहीं समझता कि अभी तक अगर ऐसा कुछ होता तो जो है जनरल कमर बाजवा साहब पे ब्लेम। वरना सर मिर्जा असलम बेग के ऊपर क्या कुछ साबित हो चुका है। IGI बनाई थी, मुशर्रफ साहब अदालतों के अंदर क्या कुछ साबित हो गया, सजा किसी को नहीं हुई। आप कह रहे हैं तो अभी भी मुश्किल ही है। मुश्किल है भी। और मैं ये समझता हूँ कि देखें हमारे मैं आई एग्री विद मौलवी साहब से जो उन्होंने बात की है कि यार मतलब डिक्टेटरशिप करनी है तो डिक्टेटरशिप सही तरह कर लो। अगर आपने जो है डेमोक्रेटिकली चलाना है तो डेमोक्रेटिकली सही तरह चलाओ। आप बीच में लटके हुए हो। और हमने ये देखा है माजी में जब भी जो है एक डेवलपमेंट के जो दौर हुए हैं वो क्यों मार्शल लॉ के दौर में हुए हैं। आपकी जो लोकल बॉडीज हैं उसको स्ट्रेंथन मार्शल लॉ दौर में क्यों नहीं किया गया? क्यों कि ये जो हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये समझती हैं कि अगर इन्होंने एम्पावर कर दिया नीचे के लोगों को तो फिर ये ऊपर बैठ कर करेंगे क्या? फिर ये चीफ मिनिस्ट्री किस चीज पे चलाएंगे? फिर इनके रेवेन्यूज कहां जाएंगे? तो दीज आर द इश्यूज व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। हम देखें, मैं वही बात आ जाती है फिर प्रोविंसेस की। और ये बिल्कुल प्रोविंसेस बनने चाहिए, इसको चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बनने चाहिए। इस एथनिसिटी से निकलना होगा। इस मुल्क को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है वो एथनिसिटी की वजह से पहुंचा है। इससे निकलना होगा और हमें नेशनलिस्ट बनना होगा। थैंक यू अरशद वोरा साहब, थैंक यू महमूद मौलवी साहब, आपकी कीमती वक्त के लिए। लेकिन जो बात दोनों मेहमानों ने मेरे की कि मुल्क में ना आमरीत है ना जमहूरियत है, एक खिचड़ी है। खिचड़ी के लिए हमें चाहिए होता है दाल चावल, जिसका रेट बहुत बढ़ रहा है। डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।